7 अक्टूबर शनिवार का दिन था और इसराइल में हर दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से वो हुआ जिसके बाद इसराइल के पुराने घाव हरे हो गए। Very disturbing pictures that are coming in from Israel this morning. दरअसल इसराइल से कुछ ही किलोमीटर दूर बसे गाजा पट्टी से पलक झपकते ही 5000 मिसाइल काले बादलों की तरह इसराइल पर घिर जाती हैं। गाजा पट्टी पर रूल करने वाले ग्रुप हमास ने 20 मिनट के अंदर अंदर इसराइल की तरफ 5000 रॉकेट दाग डाले। और इतना ही नहीं, खुद इसराइल का कहना है कि दर्जनों लड़ाके गाजा लाइन को पार करके उनके लैंड में घुस गए और ये हमला इसराइल पर चारों तरफ से किया गया हमला है, जिसे इसराइल को समझने में भी काफी वक्त लग गया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की और अपनी एयरफोर्स की मदद से लगातार गाजा पट्टी पर दोनों तरफ से हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में अब तक 500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसपैठ कर इस हमले को अलग लेवल पर ही पहुंचा दिया। दरअसल लगातार पिछले कुछ महीनों से पैलेस्टाइन के आर्म्ड रेबेल ग्रुप्स और इसराइल के बीच टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और लग भी रहा था कि कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन जिस जबरदस्त तरीके से हमास के आर्म्ड विंग ने इस घटना को अंजाम दिया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एकदम से हमास ने इतना बड़ा अटैक किया क्यों। दरअसल इस अटैक की जो वजह बताई जा रही है वो है वेस्ट बैंक। जी हाँ, यरूशलेम और जॉर्डन बॉर्डर के बीच ये वो इलाका है जिस पर इसराइल और फलस्तीन दोनों ही कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश में लगातार एक दूसरे पर अटैक करते आ रहे हैं। अब आपको इसके लिए थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं। दरअसल वेस्ट बैंक पर 1967 से ही इसराइल का कब्जा रहा है, लेकिन फलस्तीन के रेजिस्टेंस के बाद यहाँ के हालात ये हो चुके हैं कि साल भर वायलेंट इंसिडेंट्स और लड़ाई आम बात हो गई है, जिसके बाद ये कट्टर दुश्मनी एक बार फिर दुनिया भर में खबरों का बाजार गर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भला हमास ने इसी दिन को क्यों चुना? Why Hamas attacked on this religious day? जग जाहिर है दोस्तों कि इजरायली खुफिया एजेंसियों की तारीफ तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन उसकी आंखों में भी धूल झोंकते हुए हमास ने हमले के लिए शबात यानी कि जूस के रिलीजियस दिन को जानबूझकर चुना, क्योंकि ये दिन इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना और आराम फरमाने का होता है। और ऐसा ही उसके साथ यौम किपुर वॉर में भी हुआ था। और हमास के हमले को देखा जाए तो ये काफी प्लान्ड अटैक था, जैसा कि हमने आपको बताया, और इस अटैक ने इसराइल की सुरक्षा एजेंसी पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। खैर, इस अटैक के तुरंत बाद हमास ने एक वीडियो जारी करके ये बताया कि उसने ये अटैक यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर बढ़ते हुए खतरे को देखकर किया है। अब अल अक्सा मस्जिद के मसले के बारे में हम आपको वीडियो में आखिर में बताएंगे। सबसे पहले अब हम हमास के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये हमास है क्या, जिसने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली है। हमास पैलेस्टाइन में काम करने वाला एक आर्म्ड इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया है। हमास के ऊपर इजराइल में कई अटैक करने और हजारों लोगों के मौत के घाट उतारने का आरोप है। आज भी इजराइल में होने वाले हर एक हमले के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बताया जाता है। हमास शुरुआत से ही इजराइल की एग्जिस्टेंस का प्रोटेस्ट करता आ रहा है। ये पूरे पैलेस्टाइन एरिया में इस्लामिक नेशन को एस्टैब्लिश करना चाहता है। आपको बता दें कि हमास का एस्टैब्लिशमेंट 1987 के मास मूवमेंट के दौरान शेख अहमद यासीन ने किया था। इसका मेन ऑब्जेक्ट इजरायली कब्जे से पैलेस्टाइन एरिया को छुड़ाकर इस्लामिक कंट्री की एस्टैब्लिशमेंट करना था। बेसिकली हमास दो धड़ों में बटा हुआ है, पहला वो जो पॉलिटिकल यूनिट है और दूसरा आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप। अब अगर हम बात करें हमास के पॉलिटिकल यूनिट की, तो उसने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके में कई अस्पताल और स्कूल बनवाए हैं। इतना ही नहीं, हमास की पॉलिटिकल यूनिट यहाँ के लोगों की सोशल और रिलीजियस मामलों में काफी मदद करती है। दूसरी तरफ बात करें हमास के आर्म्ड ग्रुप की, तो इसने अपनी एस्टैब्लिशमेंट के बाद से ही इजराइल को निशाना बनाया है। हमास के इन्हीं हमलों की वजह से इजराइल को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। कई बार तो इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हमास के कई बड़े नेताओं की मौत भी हुई है। साल 1996 में हमास के अपने लीडर यहया अयाश के मर्डर के बाद इजराइल में कई बड़े अटैक किए थे। इतना ही नहीं, 2000 में भी हमास ने इजराइल में कई सुसाइड अटैक्स को अंजाम दिया था। हमास वो ताकत बनकर फिलिस्तीन में उभरा है जिसने इजराइल से हर लड़ाई में सामना करने की ठान ली है। हाल फिलहाल में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल से विदा होते ही हमास ने जमकर रॉकेट दागे थे। एक के बाद एक करीब 130 रॉकेट दागने के बाद इजराइल में धुएं का गुबार उठने लगा था। हालांकि जवाब में इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी गाजा पट्टी में जमकर बमबारी की थी।
इजरायली आर्मी ने हमास के 2 फैसिलिटीज को निशाना बनाया था। इसमें से एक हमास का अंडरग्राउंड रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। ये बात दुनिया में जग जाहिर है कि हमास को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और इजराइल पहले से ही बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल चुके हैं। इसके बावजूद हमास गाजा पट्टी के बड़े इलाके को कंट्रोल करता है। इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच हम उस बात के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं जिसको लेकर अक्सर पैलेस्टाइन और इजराइल और हमास में टकरार देखने को मिलती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अल अक्सा मॉस्क के बारे में। दरअसल अल अक्सा इस्लाम में फेथ रखने वालों के लिए यह सबसे हॉली प्लेस में से एक है। बता दें कि यहाँ करीब 35 एकड़ में फैला हुआ मुसलमानों का हरम अल शरीफ यानी हॉली प्लेस ऑफ वर्शिप है। वहीं हम बात करें यहूदियों की, तो यहूदियों के लिए ये जगह टेंपल माउंट के नाम पर जानी जाती है। ये जगह पुराने शहर जेरूसलम में है, जिसे क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुस्लिम्स के लिए होली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 8th सेंचुरी की शुरुआत में ही इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था और इसी के सामने एक गोल्डन डोम वाली इस्लामिक साइट डोम ऑफ द रॉक है, जो यरूशलेम का सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन है। यूनेस्को ने जेरूसलम के पुराने शहर और इसकी दीवारों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर क्लासिफाइड किया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट मिड 20th सेंचुरी से चला आ रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक रहा है और फिर भी इसका कोई निपटारा नहीं निकला है। इजराइल दुनिया की इकलौती यहूदी कंट्री है। ये ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन में है, जबकि फिलिस्तीनी अरब आबादी का हिस्सा है जो इजराइल के सबऑर्डिनेट लैंड से आता है, जिन्हें आमतौर पर फिलिस्तीन कहा जाता है। ये पूरी तरह से इसी नाम से एक कंट्री का एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं, इसलिए मेन लड़ाई जमीन और उस पर कंट्रोल को लेकर ही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि हमास अक्सर फिलिस्तीन को गाजा पट्टी के कंट्रोल को लेकर चर्चा में रहता है। दरअसल साल 2006 में फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में हमास ने बहुमत से थोड़ी से ज्यादा सीटें हासिल कर ली थी। इस तरह उसकी वेस्ट बैंक और गाजा पर पकड़ मजबूत हो गई, लेकिन इसने फिलिस्तीनी अथॉरिटी से इजराइल संग की गई डील को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिलिस्तीन को वेस्टर्न कंट्रीज से मिलने वाली मदद रोक दी जाती है। वहीं पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और हमास के बीच तनाव बढ़ गया और इसका नतीजा ये हुआ कि हमास ने 2007 में गाजा पर अपना पूरा कब्जा कर लिया। तब से वो गाजा में अपनी सरकार चला रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इजरायली और हमास के बीच कभी पीस अग्रीमेंट नहीं हुआ? तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साल 2008 में दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। साल 2014 के बाद से दोनों साइड्स के बीच कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी और एयर स्ट्राइक्स में इजाफा होने लगा। इसके पीछे की वजह 3 इजरायली लड़कों की वेस्ट बैंक में डेड बॉडी मिलना बताई जा रही थी। इजराइल ने हमास पर उनके मर्डर का आरोप लगाया था। दोस्तों, वीडियो के बीच में हमने शेख अहमद यासीन का जिक्र किया था, तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शेख अहमद यासीन थे कौन। दरअसल 1973 में जब यासीन ने अल मुजम्मा अल इस्लामिया नाम से एक इस्लामिक सेंटर की स्थापना की, तब इजरायली सरकार ने उसे पूरी फंडिंग मुहैया कराई थी। इसी बीच साल 1987 में उन्होंने हमास को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बाद हमास की असलियत सामने आने लगी, क्योंकि यहीं से बगावत की शुरुआत शुरू की गई थी। एक साल बाद जब हमास का चैप्टर सामने आया तो उसमें न सिर्फ इजराइल की बर्बादी की कसम खाई गई थी, बल्कि यहूदियों की सफाई का भी जिक्र किया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1989 में एक मौका ऐसा भी आया जब इजराइल ने शेख अहमद यासीन को गिरफ्तार कर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी। लेकिन इसी बीच जॉर्डन में हमास के दूसरे नेता खालिद मशाल के मर्डर की कोशिश नाकाम होने के बाद मोसाद के 2 एजेंट पकड़े जाते हैं। दोनों एजेंट को छोड़ने के एवज में जॉर्डन ने यासीन को रिहा करने की मांग की, जिसके बाद इजराइल ने अपने एजेंट की जान बचाने के लिए यासीन को रिहा कर दिया। और अगर हम बात करें अब आज की, तो प्रेजेंट में हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथ में है। शुरुआत में हमास में डिसीजन लेने वाली सुप्रीम यूनिट शूरा काउंसिल ने हानिया को 4 साल का नया टेन्योर दिया था। इस्माइल हानिया हमास के फाउंडर अहमद यासीन के फॉर्मर कलीग हैं, क्योंकि यासीन की 2004 में इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद साल 2006 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीतने के बाद इस्माइल हानिया को फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। लेकिन 14 जून 2007 को फतह और हमास के बीच जारी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को पद से बर्खास्त कर दिया था। दरअसल फतह फिलिस्तीन की सबसे पुरानी पार्टी है और राष्ट्रपति महमूद अब्बास उसी पार्टी के नेता भी हैं। हानिया ने उस वक्त महमूद अब्बास के ऑर्डर को नहीं माना था। वह फिलिस्तीनी सरकार से अलग होकर हमास के गढ़ गाजा पट्टी लौट गए और खुद प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करना जारी रखा।
6 मई 2017 तक उन्होंने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ बनने तक खुद को फिलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर ही बताया। हमास का हमदर्द कौन, अब कहां से मिलती है मदद? मौजूदा वक्त में ईरान हमास के सबसे बड़े मददगारों में से एक है। ईरान हमास को पैसों, हथियार और ट्रेनिंग में मदद दे रहा है। हालांकि सीरिया के सिविल वॉर में विरोधियों का सपोर्ट करने के बाद ईरान और हमास थोड़े वक्त के लिए अलग हो गए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठनों के तौर पर नॉमिनेटेड दूसरे फिलिस्तीन ग्रुप को सालाना लगभग $100 मिलियन की सहायता देता है। इसके साथ ही टर्की और कतर जैसे देश भी खुलकर हमास के साथ नजर आ रहे हैं। अब ये तो कहना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है कि कब इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद सुलझेगा और कब हमास और इजराइल एक दूसरे पर बम बरसाना बंद करेंगे। ये अपने आप में एक पहेली है जो शायद कभी ही सुलझे, क्योंकि रोज रोज आपको अखबारों और चैनलों पर इनके बीच की लड़ाइयों का वो खौफनाक मंजर देखने को मिलता है जिसमें दो देशों के बीच के लोग पिसते ही हैं, और इस तरह से इसका चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है।